ये कहानी 1206 ईस्वी में शुरू होती है। वसती एशिया से आने वाले एक तुर्क फातेह शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान पर हमला किया और पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देकर शुमाली हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा फतह कर लिया। लेकिन गौरी को वापस गजनी जाना था। उसने हिंदुस्तान में अपने मफतूहा इलाकों का गवर्नर अपने सबसे वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया। 1206 में जब मोहम्मद गौरी को रास्ते में शहीद कर दिया गया तो हिंदुस्तान में एक खला पैदा हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो एक गुलाम था अब हिंदुस्तान का खुद मुख्तार हुक्मरान बन गया। यहीं से दिल्ली सल्तनत और उसके पहले खानदान गुलामा खानदान की बुनियाद पड़ी। ये खानदान उन गुलामों ने चलाया जो खरीदे तो गए थे लड़ने के लिए, लेकिन उनमें बादशाह बनने की सलाहियत थी। कुतुबुद्दीन ऐबक बानी वो अपनी सखावत की वजह से लख बख्श यानी लाखों का तोहफा देने वाला कहलाया। उसने दिल्ली की पहली जामे मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम और दुनिया के मशहूर कुतुब मीनार की बुनियाद रखी। बदकिस्मती से हुकूमत के सिर्फ 4 साल बाद वो 1210 में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर गया। शमसुद्दीन इल्तमिश हकीकी बानी। ऐबक की मौत के बाद अफरा तफरी फैल गई, जिसे ऐबक के अपने गुलाम और दामाद इल्तमिश ने कंट्रोल किया। इल्तमिश को दिल्ली सल्तनत का हकीकी बानी कहा जाता है। इसी के दौर में चंगेज खान की क़यादत में मंगोलों का तूफान सल्तनत की सरहदों तक पहुंचा, लेकिन इल्तमिश ने होशियारी से सल्तनत को इस तबाही से बचा लिया। रजिया सुल्ताना तारीख की पहली मलिका। इल्तमिश ने अपने नाअहल बेटों के बजाय अपनी काबिल बेटी रजिया को अपना जानशीन नामजद किया। ये एक इनकलाबी कदम था। रजिया एक मर्द की तरह लिबास पहनती, घोड़े पर सवार होती और दरबार लगाती, लेकिन उसके तुर्क उमरा यानी चालिसा एक औरत को अपना हुक्मरान तस्लीम न कर सके। उन्होंने साजिश की और सिर्फ 4 साल बाद रजिया को तख्त छोड़कर भागना पड़ा और आखिरकार वो मारी गई। गियासुद्दीन बलबन आहनी हाथ इस अफरा तफरी को खत्म किया। एक और ताकतवर गुलाम बलबन ने बादशाहत का रोब दोबारा कायम करने के लिए खून और लोहे यानी ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई। उसने बादशाह के सामने सिजदा करने का रिवाज शुरू किया और मंगोलों के खिलाफ सल्तनत का कामयाबी से दिफा किया। उसकी मौत के बाद ये खानदान भी कमजोर पड़ गया। गुलामों की कमजोरी का फायदा उठाकर एक नए खानदान खिलजियों ने तख्त पर कब्जा कर लिया। जलालुद्दीन खिलजी रहमदिल बानी जलालुद्दीन एक बूढ़ा और रहमदिल इंसान था जो बादशाह बनकर भी सख्ती नहीं कर सकता था। अलाउद्दीन खिलजी सबसे बड़ा बादशाह। जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद अलाउद्दीन उसके बिल्कुल बरक्स था। वो बेरहम, शातिर और नाकाबिले यकीन हद तक महत्वाकांक्षी था। उसने 1296 में अपने चचा जलालुद्दीन को धोखे से गले मिलने बुलाया और उसका कत्ल कर दिया। उसके दौर में मंगोलों ने हिंदुस्तान पर तारीख के सबसे बड़े हमले किए। अलाउद्दीन ने उनका इस बहादुरी से मुकाबला किया कि मंगोलों ने फिर कभी दिल्ली की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। अलाउद्दीन ने एक बहुत बड़ी फौज रखने के लिए मार्केट कंट्रोल पॉलिसी नाफिज की। उसने हर चीज की कीमत मुकर्रर कर दी। अनाज, घोड़े, गुलाम और कम तोलने वाले के जिस्म से उतना ही गोश्त काट लेने का हुक्म दिया। उसने अपने जर्नैल मलिक काफूर को जनूबी हिंदुस्तान फतह करने भेजा, जो आज तक कोई मुस्लिम बादशाह नहीं कर पाया। मशहूर अफसाना इसी दौर में चित्तौड़ पर हमला हुआ, जिसे बाद में पद्मावती की कहानी से जोड़ा गया। अलाउद्दीन की मौत के बाद उसका अजीम निजाम बिखर गया और सिर्फ 4 साल में खिलजी खानदान का खात्मा हो गया। तुगलक खानदान ये दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा और अजीब खानदान था। गियासुद्दीन तुगलक बानी उसने खिलजियों के बाद के इंतशार को खत्म किया और सल्तनत को इस्तेहकाम बख्शा। मोहम्मद बिन तुगलक अक्लमंद अहमक गियासुद्दीन का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक तारीख का सबसे मुतनाज़े बादशाह था। वो अपने वक्त का सबसे पढ़ा लिखा, ज़हीन और फलसफी बादशाह था, लेकिन उसके मंसूबे तबाहकुन थे। उसने फैसला किया कि दारुल खिलाफत दिल्ली से दौलताबाद यानी दक्कन में मुंतकिल की जाए। उसने सिर्फ दफातर नहीं बल्कि दिल्ली की पूरी आबादी को पैदल मार्च करने का हुक्म दिया। हजारों लोग रास्ते में ही मर गए और आखिरकार ये मंसूबा नाकाम हुआ और सबको वापस दिल्ली आना पड़ा। उसने खजाना बचाने के लिए सोने चांदी की जगह कांसे यानी ब्रॉन्ज के सिक्के जारी किए। लोगों ने घरों में ही जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिए, जिससे मईशत तबाह हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चाचाजाद भाई फिरोज शाह
बादशाह बना। उसने जंगो जदल छोड़कर अवामी फलाह व बहबूद पर तवज्जो दी। उसने नहरों का जाल बिछाया, नए शहर जैसे हिसार, जौनपुर बसाए और मुफ्त अस्पताल कायम किए। फिरोज शाह की मौत के बाद तुगलक खानदान कमजोर पड़ गया और सल्तनत में खाना जंगी शुरू हो गई। इस कमजोरी की खबर सुनकर वसती एशिया के जालिम फातिह अमीर तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया। तैमूर की फौज ने दिल्ली में ऐसी तबाही मचाई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उसने शहर को लूटा, लाखों लोगों का कत्लेआम किया और शहर को आग लगा दी। दिल्ली जो सदियों से इल्म और फन का मरकज था, एक खंडर बन गया। तैमूर हाथियों पर खजाना लाद कर वापस समरकंद चला गया और दिल्ली सल्तनत अमली तौर पर मर गई। तैमूर के जाने के बाद दिल्ली में मुकम्मल अनारकी थी। उसके एक गवर्नर खिजर खान ने सैयद खानदान की बुनियाद रखी। ये एक कमजोर खानदान था जिसकी हुकूमत सिर्फ दिल्ली और आसपास के चंद गांवों तक महदूद रह गई। आखिरकार 1451 में एक अफगान सरदार बहलोल लोदी ने आखिरी सैयद हुक्मरान को हटाकर हिंदुस्तान की पहली अफगान सल्तनत लोदी खानदान की बुनियाद रखी। बहलोल लोदी वो एक सादा अफगान था जो खुद को बादशाह नहीं बल्कि सरदारों में पहला समझता था। वो अपने नवाबों के साथ कालीन पर बैठता था। सिकंदर लोधी, इसका बेटा सिकंदर एक सख्त गीर और काबिल मुंतजिम था। उसने बादशाहत का रोब दोबारा कायम किया और 1504 में एक नया शहर बसाया जिसका नाम आगरा रखा। इब्राहिम लोधी आखिरी सुल्तान। सिकंदर का बेटा इब्राहिम एक मगरूर और जिद्दी बादशाह था। उसने अपने अफगान सरदारों की तौहीन की जिससे वो उसके खिलाफ हो गए। इब्राहिम लोदी से नाराज होकर पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने काबल के एक हुक्मरान को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी। वो हुक्मरान जहीरुद्दीन बाबर था। 1526 में पानीपत की पहली जंग हुई। बाबर की छोटी सी फौज ने, जिसके पास तोपें थी, इब्राहिम लोदी की लाखों की बड़ी फौज को शिकस्त दे दी। इब्राहिम लोदी मैदान जंग में मारा गया और वो दिल्ली का वाहिद सुल्तान था जो जंग के मैदान में मारा गया। इब्राहिम लोदी की मौत के साथ ही 320 साला दिल्ली सल्तनत का सूरज गुरूब हो गया और बाबर ने हिंदुस्तान में एक नई अजीम शान मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी।